हेलो एवरीवन, मैं हर्षित उपाध्याय और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में इक्विटी रिसर्च बाय हर्षित उपाध्याय। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरे यूट्यूब चैनल पे हम इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे और एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, एक नॉलेज पर्पस के लिए हम इस वीडियो को देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आई एम नॉट अ इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, नॉट अ वेल्थ मैनेजर, नॉट अ फंड एडवाइजर। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और नॉलेज पर्पस के लिए रहेगा। आप मेरे किसी भी बातों पे या मेरे किसी भी इंफॉर्मेशन पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लीजिएगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो आप प्लीज सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट से, वेल्थ मैनेजर से या फंड मैनेजर से बात कर सकते हैं। आप अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। ये सिर्फ एक नॉलेज पर्पज के लिए वीडियो है। तो चलिए चालू करते हैं। तो हम स्टार्टिंग जो अब आप सबको पता ही रहेगा कि हम डीवीज लेबोरेटरीज का ओवरव्यू कर रहे हैं। तो हम जो स्टार्ट वीडियो कर रहे हैं वो हमारा डीवीज लेबोरेटरीज से कर रहे हैं। इस पे हम एनालिसिस करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे, रेशियो एनालिसिस करेंगे और मैनेजमेंट एनालिसिस करेंगे, रेड फ्लैग एनालिसिस करेंगे। बहुत सी चीजें हम अपने इस वीडियो में करेंगे, तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। तो आप उसको प्लीज देखिएगा, मैं एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा जिससे आपको चीजें देखने में आसानी हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो डीवीज लेबोरेटरीज बेसिक से शुरुआत करते हैं। तो डीवीज लेबोरेटरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी 1990 में एंड ये ग्लोबल लीडर है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज। इंटरमीडिएट्स भी बनाती है, न्यूट्रास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाती है। बट द ग्लोबल लीडर जो है ये एपीआईज का फुल फॉर्म जो है वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करूं मैं, तो फॉर एग्जांपल कोई भी दवा होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। फॉर एग्जांपल एक्सिपिएंट्स रहते हैं, कैटलिस्ट रहते हैं, बहुत सी चीजें उसमें कंपोज करने के लिए, दवा कंपोज करने के लिए यूज होती है। बट जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ही आपकी बीमारी से लड़ता है, वही मेन कंपोनेंट होता है दवा का। अगर दवा में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट नहीं है तो दवा कोई काम की नहीं है, वो आपको कोई भी थेरेपेटिक यूज नहीं देगी। तो ये डीवीज लेबोरेटरी जो है वो ग्लोबल लीडर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। सो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में ये ग्लोबल लीडर है और साथ साथ ये न्यूट्रास्यूटिकल और इंटरमीडिएट्स भी बनाता है। और डीवीज लेबोरेटरीज का मेन थिंग क्या है, इनको एक अपर एज क्यों मिलता है डीवीज लेबोरेटरीज को? क्योंकि ये जो है अपने इनोवेशंस में, अपने सप्लाई चेन में, अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी में बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। चलो इसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ ड्राइवर्स की या की सेगमेंट्स की। जो क्या क्या डीवीज लेबोरेटरीज में सेगमेंट है। तो अगर अगर सेगमेंट की बात करें तो डीवीज लेबोरेटरीज में तीन मेजर सेगमेंट्स हैं। एक जेनरिक एपीआईज है, एक कस्टम सिंथेसिस है और एक न्यूट्रास्यूटिकल है। अगर मैं जेनरिक एपीआईज की बात करूं तो दे हैव 30 लार्ज वॉल्यूम जेनरिक एपीआईज, वो लोग अभी प्रोड्यूस करते हैं। और इनके 10 एपीआई जो है वो आर&डी फैसिलिटी में अभी प्रोसेस हो रहे हैं। मतलब 10 एपीआईज पे इनके रिसर्च चालू है, डेवलपमेंट चालू है। एंड टिल नाउ 30 लार्ज वॉल्यूम एपीआईज पे थाउजेंड्स ऑफ टन, मिलियंस ऑफ टन में ये डील करते हैं, एपीआईज बनाते हैं। और ये नंबर वे थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है 30 की जगह 32 हो। डिफरेंट रिपोर्ट्स में आपको डिफरेंट मिल जाएंगी। मेरा रिसर्च जो था, मेरा एनालिसिस जो था, उसमें मुझे 30 लार्ज वॉल्यूम के बारे में, एपीआईज के बारे में पता चला, तो मैंने वो मेंशन किया है। अदर देन दैट कस्टम सिंथेसिस पे इनका बहुत ज्यादा फोकस है। कस्टम सिंथेसिस एक न्यू टर्म है। न्यू टर्म इन द सेंस 15-20 ईयर्स हो गया है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के मार्केट में, कस्टम सिंथेसिस का बहुत ज्यादा है। लेकिन 15-20 ईयर्स, और हिस्ट्री ऑफ 200-300 ईयर्स में 15-20 ईयर्स इज न्यू ओनली। ठीक है। तो अगर कस्टम सिंथेसिस की बात करें हम तो कस्टम सिंथेसिस में इनके टॉप 20 कंपनीज में, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड जापान के कंट्रीज एंड एशियन कंट्रीज में टॉप 20 कंपनीज में से टॉप 12 कंपनीज में इनका स्ट्रेटेजिक टाई अप है, जो कि एक अपर एज देता है डीवीज लेबोरेटरीज को मार्केट में। एक अहेड अपर एज देता है, एक अहेड पोजीशन देता है और एक बहुत ही अच्छा मार्जिन देता है, जिस वजह से कस्टम सिंथेसिस। अब कस्टम सिंथेसिस के बारे में आपको बता दूं कि कस्टम सिंथेसिस फॉर एग्जांपल किसी किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को या किसी कंट्री को या किसी भी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए, फॉर एग्जांपल किसी को है कि मुझे मेरे मेडिसिन में ऑरेंज फ्लेवर चाहिए, तो वो भी एक कस्टम सिंथेसिस ही होता है। एक तरह से किसी को कॉम्पोजिशन डिफरेंट चाहिए, किसी को एमजी ज्यादा चाहिए, किसी को एमजी कम चाहिए, डिपेंड ऑन दी क्लाइमेटिक कंडीशन, डिपेंड ऑन दी जोग्राफिकल कंडीशन। तो ये कस्टम सिंथेसिस ऐसे वर्क करता है। ठीक है। इफ मैं बात करूं न्यूट्रास्यूटिकल की, तो न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट जो है वो आउट ऑफ इंडिया, वेस्टर्न रीजन में बहुत ज्यादा बूम में है, बहुत ज्यादा ही
मतलब बहुत ज्यादा इसको लोग जो है वहाँ की पीपल्स, वहाँ के लोग, वहाँ की क्राउड जो है वो बहुत ज्यादा यूटिलाइज करती है, और मेनली ये ओवर द काउंटर भी बिकते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डॉक्टर के रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, आपका खुद का रिसर्च भी मोर देन इनफ होता है कि आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज यू टेक इट इन अ अप्रोप्रिएट मैनर और अप्रोप्रिएट वेयर, अप्रोप्रिएट डोजेस। ठीक है। तो इसमें भी इनका बहुत ज्यादा है, उसमें भी ये अदर देन दैट द एक्टिव इंग्रेडिएंट सप्लाई जो करते हैं वो एक्टिव इंग्रेडिएंट सप्लाई करते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, बेडलेट्स फॉर्म में होता है, एंड पाउडर फॉर्म में भी होता है। बेडलेट्स की मैं बात करूँ तो फॉर एग्जांपल आपने कभी साबूदाने का दाना देखा होगा, या आपने प्लास्टिक के छोटे छोटे पीसेस देखे होंगे। तो ये बस उस तरह के होते हैं कि ये एक प्रॉपरली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को एक राउंड शेप में या किसी भी शेप में कंपोज कर देते हैं, और जो कि सप्लाई करने के लिए इजी होता है। अपने एक्सटर्नल मतलब डोमेस्टिक मार्केट में भी सप्लाई करने के लिए बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है, और एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा, इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होता है, क्योंकि एक लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा पार्ट जो होता है कि मेडिसिन हैम्पर ना हो, शेल्फ लाइफ कम ना हो जाए, या बहुत सारी चीजें रहती हैं, तो वो इस फॉर्म की वजह से बहुत सारी चीजें और कॉस्ट कटिंग हो जाती है। अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज में अगर मैं आपको बताऊं तो इनके मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बता दूं कि इनके 3 R&Ds हैं, और 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, जो कि 2 तेलंगाना में है और 4 जो है वो विशाखापट्टनम में है। और उसमें भी 64 बिल्डिंग प्रोडक्शन बिल्डिंग्स हैं इनकी, 70 फार्मेसी सूट्स हैं। तो और टोटल कैपेसिटी जो है इनकी ये 14,000 मेट्रिक क्यूब है, 14,000 मेट्रिक क्यूब टन इनकी कैपेसिटी है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कंसिडर करिए 100 ml की बॉटल, और आप उसको 100 ml की बॉटल 14 करोड़ बॉटल आप कंसिडर कर लीजिए, तो वो होता है 14,000 मेट्रिक क्यूब। इसमें हैदराबाद में 4,000 मेट्रिक क्यूब की कैपेसिटी है इनकी, एंड विशाखापट्टनम में 10,000 की मेट्रिक क्यूब की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हैदराबाद में 2 यूनिट्स है, तो ऑब्वियसली कैपेसिटी कम है। विशाखापट्टनम में 4 यूनिट्स है, तो कैपेसिटी ज्यादा है। उसके अलावा इनकी क्वालिटी एंड कंप्लायंस इज दी बेस्ट इन द इंडस्ट्री, बिकॉज डीवीएस लेबोरेटरीज के बहुत सारे सीजीएमपी जो है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके ऑडिट्स हुए हैं, 30+ ऑडिट्स हुए हैं इंटरनेशनली। तो हर 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 कंट्री का, हर ज्योग्राफी का एक अपना स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक चेकलिस्ट होते हैं, जो कि कंपनी अगर उधर पे एक्सपोर्ट कर रही है तो उनको वो सब फॉलो करने पड़ते हैं। तो डीवीएस लेबोरेटरीज को अगर उनसे बिजनेस चाहिए तो उनको वो स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, जिसमें उनको सर्टिफाइड है कि हाँ इनके स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा मीट करते हैं, सारे चेकलिस्ट टिक होते हैं, और उनके ऑडिट्स भी होते हैं जिसके 30+ ऑडिट हो चुके हैं, एंड 2000 कस्टमर ऑडिट्स हो चुके हैं। कस्टमर ऑडिट मतलब फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिकली भी डीवीएस लेबोरेटरी सप्लाई करती है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल सन फार्मा, सिप्ला, मैनकाइंड। आई एम नॉट श्योर कि मैं एप्रोप्रिएट नेम ले रहा हूँ या प्रिसाइज नेम ले रहा हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल कि ऐसे बहुत सारी कंपनीज है, लुपिन हो गया, ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो कि इनसे माल लेते हैं। तो इनके भी सन फार्मा के एसोसिएट, सन फार्मा के एम्प्लॉयज या कोई भी आके, सन फार्मा के ऑफिसर्स आके चेक करेंगे कि अगर उनने कोई ऑर्डर दिया, उनने कोई मेडिसिन दी है, तो वो उनके स्टैंडर्ड में मीट हो रही है कि नहीं। तो कस्टमर ऑडिट ये होते हैं। ठीक है, जिसमें डीवीएस लेबोरेटरीज इज डूइंग वेरी गुड, दे आर वेरी सर्टिफाइड, दे आर हैविंग अ ग्रीन सिग्नल टू ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, ईच एंड एवरी एडिट्स। ठीक है। एंड इफ मैं बात करूं स्ट्रेटेजिक यूनिट्स की, तो डीवीएस लेबोरेटरीज के बहुत सारे यूनिट्स है, जैसे एक एक्सपोर्ट यूनिट है, एक डीवीएस लेबोरेटरी स्पेशलाइज्ड यूनिट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनका है, डेडिकेटेडली केमिकली वैल्यूड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनकी यूनिट्स हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इनने यूनिट इसलिए भी बनाया है, रीजन इसकी, इनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बहुत सारे वेव ऑफ मिलते हैं, बहुत सारे टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं, तो एक बहुत ही बेनिफिशियल होता है कंपनी के लिए टैक्स वेव ऑफ होना, बहुत से उनके फाइनेंशियल्स में बहुत सारे बेनिफिट्स शो होते हैं। तो इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में भी इनने खोले हुए हैं अपने सारे यूनिट्स, जो कि इनको एक तरह से एक अपर हैंड देते हैं और एक बहुत ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट मैंने इनके बहुत बड़ा डाइवर्स पोर्टफोलियो, 160 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है, जिसमें से मैंने कुछ लिस्ट डाउन किया कि 160 प्रोडक्ट में से व्हाट आर द थेरेपेटिक एरिया दे आर इनटू। तो उस हिसाब से दे आर इनटू, एंड सम ऑफ देम आई हैव लिस्टेड ओवर हियर। तो जिसमें एंटी डिप्रेसेंट आता है जो कि डिप्रेशन के लिए यूज होता है, एंटी नियोप्लास्टिक आता है जो कि कैंसर के लिए यूज होता है, एंटी पार्किंसन आता है, पार्किंसन करके एक डिजीज होती है, ब्रेन डिसऑर्डर होता है, जो कि आपको आई एम नॉट श्योर अबाउट ब्रेन डिसऑर्डर है, लेकिन एक तरह का डिजीज होता है, ये भी एक तरह का डिजीज होता है, जो कि आपको
एंटी पार्किंसन ड्रग से ठीक होता है। एंटी हाइपरटेंसिव में हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होता है। एंटी एनर्जेसिक जो होता है आपका फीवर के लिए, थोड़ा बहुत बॉडी पेन के लिए यूज होता है। एंटी कन्वर्जेंट जो होता है, जो सीजर्स होते हैं, आपको मिर्गी आती है, जो भी आती है, उसके लिए यूज होता है। न्यूरोपैथिक पेन के लिए भी होता है, नर्व्स पेन जो होता है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो होता है, कभी आपको सूजन आ गई, वॉवल, आपको कभी किसी भी बॉडी पार्ट में सूजन आ रही है, कभी कभी आपके एब्डोमेन में भी सूजन आती है, तो बहुत ज्यादा एंटी इन्फ्लामेटरीज उसके लिए यूज होते हैं। एंटीवायरल, फॉर एग्जाम्पल आप कफ कर रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा सर्दी बुखार है, तो उसमें एंटीवायरल यूज होता है। फ्लू टाइप इसमें जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, हर्पीस हो गया, दिस आर द टाइप्स ऑफ फ्लू, तो उसमें एंटीवायरल यूज होता है। एंटीपायरेटिक जो आपका फीवर कम करता है। एंटी साइकोस्टिक आपका ब्रेन डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, दिस आर सम ब्रेन डिसऑर्डर जो कि एंटी साइकोस्टिक से ठीक होता है। आई एम सो सॉरी, मैंने एंटी साइकोस्टिक वापस लिख दिया है, विच इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। और बहुत सारी चीजों के लिए यूज होता है। तो ये एक बहुत ये सारे एरियाज में और भी बहुत एरियाज है जिसमें दे आर वेरी मच इनटू। सो ये सम ऑफ द थिंग्स आई हैव लिस्टेड डाउन ओवर हियर, सो कि आपको एक प्रॉपर एक नॉर्मल ब्रीफ आइडिया आ जाए कि डीवीज लेबोरेटरीज का कहाँ कहाँ पे दे आर इनटू, दे आर व्हाट दे आर, मतलब कि कहाँ कहाँ पे वो अपना एरिया एक्सपांड किया हुआ है, कहाँ कहाँ पे उन लोग ने अपनी प्रोडक्शन लाइन 160 प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ पे उन्हें डाइवर्सिफाइड किए हुए हैं। एक मैं बात करूं इम्पैक्टफुल प्रोडक्ट की, जैसे कि ब्रूप्रो पॉइन करके है उनका प्रोडक्ट, जो कि डिप्रेसेंट के लिए आता है। गाबा पेंटीन करके उनका प्रोडक्ट है, जो नर्व पेन के लिए, न्यूरोपेटिक पेन के लिए आता है। लेकोसोमाइड जो होता है वो अपना एंटी लेपेटिक होता है, जो कि आपका ये सीजर्स होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब में काम आता है। एक तरह से हिंदी में अगर हम बात करें तो मिर्गी के लिए बहुत यूज होता है वो। मेलेसामाइन जो है वो इन्फ्लामेटरी यूज होता है। वॉवल डिजीज के लिए यूज होता है। प्रेगाबालिन अगेन न्यूरोपैथिक पेन के लिए यूज होता है। क्यूटिपाइन करके है जो कि आपका ब्रेन डिसऑर्डर को ट्रीट करता है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए। एंड वेनलेक्साफेक्सिन जो है वो आपका डिप्रेस डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ये सब के लिए यूज होता है। नेप्रोक्सिन के बारे में बता दूं कि नेप्रोक्सिन जो है, डीविस लेबोरेटरी जो है वो नेप्रोक्सिन में ग्लोबल लीडर है। नेप्रोक्सिन में ग्लोबल लीडर इन द सेंस कि नेप्रोक्सिन सबसे ज्यादा वर्ल्ड में डीवीज लेबोरेटरीज बनाता है, डीवीज लेबोरेटरी एक्सपोर्ट करता है, डीवीज लेबोरेटरी प्रोड्यूस करता है। और नेप्रोक्सिन का जो यूज होता है वो बहुत सारे थेरेपेटिक यूज है नेप्रोक्सिन के। पेन रिलीफ के लिए होता है, इन्फ्लेमेशन के लिए होता है, आर्थराइटिस करके एक बीमारी उसके लिए होता है, मसल पेन के लिए भी होता है, मेंस्ट्रुएशनल पेन के लिए होता है, फीवर्स के लिए होता है। दीज आर द सम यूजेस ऑफ इट। फिर they are very much diversified into न्यूट्रास्यूटिकल आइटम एज वेल। तो न्यूट्रास्यूटिकल में अब बात करें तो वे बीटा कैरोटीन करके एक न्यूट्रास्यूटिकल है, उसमें जो कि आई हेल्थ और इम्यून स्किन फंक्शन ये सब के लिए यूज होता है। उसमें दे आर इनटू, दे हैव देयर पोजीशनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। लाइकोपेनी करके इट इज फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे मतलब हीलिंग के लिए ज्यादातर यूज होता है, तो उसमें भी दे आर देयर पोजीशन इनटू एज एस्टैक्सिन जो है वो आपका स्किन के लिए, आई हेल्थ के लिए, मसल एंड्योरेंस के लिए, एंटी एजिंग के लिए यूज होता है। कैंथेक्सिन करके मेडिसिन है, वो जो है आपका बहुत सारे जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, या जो अ, जो पेट्स के लिए जो फूड यूज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। कभी कभी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, तो ये सब यूजेस हैं न्यूट्रास्यूटिकल आइटम्स के। तो दे आर वेरी मच डाइवर्सिफाइड इनटू थेरेपेटिक इंटरमीडिएट्स, एपीआईज, इंटरमीडिएट्स एंड देन न्यूट्रास्यूटिकल एज वेल। ओके। सो अब हम बनते हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इनका क्या है। सो दे आर वेरी कीन इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, देयर मेन फोकस इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली। दे वो हमेशा डीवीज लेबोरेटरीज ये सोचते हैं कि वी हैव टू प्रोड्यूस न्यू ड्रग्स, न्यू कॉम्पोजिशंस, न्यू न्यू मेडिसिन फॉर न्यू कमिंग डिजीज, जो कि बहुत ज्यादा फैलती हैं, बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती है, तो उनका बहुत ज्यादा R&D में भी बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और जो उनका रिसर्च है वो 3 R&D से हैदराबाद में भी है। अब जैसे इनका न्यू कंपाउंड, जैसे मैं आपको बोला, न्यू कंपाउंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे, मतलब कंपाउंड डेवलप करने में, कॉम्पोजिशन डेवलप करने में, ये सब में बहुत ज्यादा फोकस रहता है। और साथ साथ प्रोसेस इंप्रूवमेंट में भी, मतलब कि हर प्रोसेस के लिए इनके पास सपोर्ट स्टाफ है, और उसमें भी एफिशिएंसी, एफिकेसी, प्योरिटी, स्केलेबिलिटी सब चीजें देखते हैं, जिस वजह से इनको अपर एज मिलता है मार्केट से कि कॉम्पिटिटिव, आई एम सॉरी,
तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो यू हैव टू बी मोर फोकस इनटू स्केलेबिलिटी, एफिशिएंसी, एफिकेसी और प्योरिटी, सो दैट यू कैन बी अहेड ऑफ द मार्केट, यू हैव सम अदर पोजीशन इन द मार्केट। तो ये टीवीएस लेबोरेटरीज में बहुत ज्यादा अच्छे से पाई जाती है। अब मैं स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंस की बात करूं तो यूएसए में, यूरोप में, ग्लोबली भी बहुत ज्यादा प्रेजेंस है इनकी। जैसे यूएसए में दे हैव अ प्लांट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल, तो आपको मैंने जैसे बताया वेस्ट में न्यूट्रास्यूटिकल का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत ज्यादा बूम है, बहुत ज्यादा लोग कॉन्शियस हैं अपने हेल्थ को लेके वहां पे। एंड सो आपने जैसे देखा होगा कि जो वेस्ट जो है, जब वो कोई चीज एक्सेप्ट करता है, इट डायरेक्टली रेप्लिकेट टू इंडिया और रेप्लिकेट टू अदर एशियन कंट्रीज। तो इंडिया में भी न्यूट्रास्यूटिकल का मार्केट बहुत ज्यादा बूम होने वाला है इन कमिंग ईयर। वी एज अ यूथ, यू एज अ यूथ, आप लोग को बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे आपकी, नहीं मुझे मेरी हेल्थ देखनी है, मुझे मेरे हेल्थ पे ध्यान देना है, तो न्यूट्रास्यूटिकल आइटम्स यू विल ऑल्सो कंज्यूम। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा मार्केट है और एक्सपोनेंशियली बढ़ने भी वाला है। और अमेरिका में तो इट इज ऑलरेडी बूमिंग एंड ऑलरेडी इनटू सम प्लेस एंड ऑलरेडी अ बिग मार्केट ओवर देयर। अब मैं यूरोपियन मार्केट में भी दे हैव स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल पार्टनरशिप विद many firms, they have individual plants over there, so यूरोपियन मार्केट में भी बहुत अच्छा प्रेजेंस है डिविस लेबोरेटरीज का। अब मैं ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो दे हैव स्ट्रेटेजिक पार्टनर विद 100+ कंट्रीज वर्ल्ड वाइड, विच इज अ ह्यूज नंबर। मतलब दे सप्लाई ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड, so they are already ahead of their competition because of their more distributorship network and more relationship with other countries and as well as domestic as well. Okay, if मैं बात करूँ फ्यूचर ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजीज की, तो अभी रिसेंट में डीवीज लेबोरेटरी जो है वो काकीनाडा में दे आर डूइंग अ कैपेक्स एंड दे आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट। So it's almost they have deployed 1,000 crores over there, but what I have researched it 1,000 crores, but what knowledge during some, because I have read some con calls or something like that. So over there, I have just read ki 5,000, 500 to 600, they are more deployed over there. So it is almost 1,500 to 1,600 crores of investment currently. So ये एक चीज जो है which is why कि they are very bullish towards the future, कि future में there will be some demand, so we have to meet the supply. So they are very bullish about it and they are doing the capex right now, so that they can meet the, so that they can meet the demand right now. Okay, so that they can meet a demand in future. So they are very much bullish and they are very much ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग इट। तो ये बहुत अच्छी चीज है, कंपनी अगर कोई कैपेक्स कर रही है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। एज एन people who are looking, as a people who are working in the company, as as the owner of the company, as a investor of the company, it's very good for them कि yeah, they are very optimistic about these things. अब डिपेंड अगर बात करें तो डिविस लेबोरेटरीज जो है वो बहुत सारे इनोवेशंस करती है, बहुत सारे, तो इन न्यू प्लांट और इन एग्जिस्टिंग प्लांट ऑल्सो दे हैव सम ऑफ द फैसिलिटीज लाइक वेपर फेस्ड केमिस्ट्री। सो इट्स अ केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट थ्रू गैस। So if you know, solid is the most impure form, liquid is again an impure form, but the gas is the most purest form of the of this kind. So comparatively, if you see gas में if you do something, it is more pure. तो आपको कोई impurities नहीं होती हैं इसमें। तो you can do purity like high purity synthesis कर सकते हैं। synthesis मतलब मेडिकेशन बनाने की प्रोसेस जो होती है वो वेपर के थ्रू कर सकते हैं। देन यू कैन डू अ कोटिंग प्रोसेस एज वेल। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब जैसे कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री की बात करें तो बैचेस में कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो कभी एक बैच बनता है, देन प्रोडक्शन थोड़ी देर के लिए रुकता है, देन अगेन सारी तैयारियां होती है, देन अगेन दूसरे बैच के लिए प्रोडक्शन चालू होता है। बट इन दिस केस कंटिन्यूस फ्लो केमिस्ट्री में देर इज नो स्टॉपेज ऑफ द बैचेस, सारे बैच एक साथ बनते हैं, तो देर इज नो टाइम वेस्ट, जिससे कि स्केलेबिलिटी, फिजिबिलिटी, आपका you meet the demand, you have the supply, you have upper edge to your competitor, तो आपकी स्केलेबिलिटी बढ़ती है, एफिशिएंसी, एफिकेसी सब कुछ बढ़ता है इस। देन फोटोकेमिस्ट्री जो है ये बहुत ही रेयर प्रोसेस है, बहुत ही कम चीजों के लिए यूज होता है, बट स्टिल दे हैव इट। तो ये है कि सिलेक्टिव सिंथेसिस के लिए यूज होता है, लाइट एनर्जी से लेते हैं, ड्राइव थ्रू केमिकल रिएक्शन होता है इसमें। और ये प्रोसेस है जिसमें कुछ कुछ चीजों के लिए लाइट से फोटोकेमिस्ट्री का यूज होता है, this is मतलब thing or most purest form to synthesize a particularly medicine or a composition। फिर गैलोडिनियम
गैडोलियम, सॉरी, कंपाउंड जो है, अब मैं आपको गैडोलियम कंपाउंड की बात करूं तो ये इसका मार्केट जो है बहुत ज्यादा मार्केट में ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है, बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला है। तो इसकी बात करें तो फॉर एग्जांपल आप एमआरआई कराते हैं, आप सिटी स्कैन कराते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर लिक्विड लगाते हैं पहले, देन यू गो टू एमआरआई प्रोसेस, देन यू गो टू सिटी स्कैन प्रोसेस। तो वो लिक्विड की वजह से दैट मशीन के सी बिलो योर स्किन, थ्रू योर स्किन, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ये बहुत कॉन्ट्रास्ट एजेंट बोलते हैं जिसको। तो ये लिक्विड जो होता है वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है। तो ये गैडोलियम कंपाउंड जो होता है ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है। एंड द गुड थिंग इज कि डीवीज लेबोरेटरी जो है वो इस चीज में भी प्रेजेंस बन है उसका, और इस चीज में भी डीवीज लेबोरेटरीज का स्कोप है, एंड दे आर मतलब बहुत अहेड है कि मतलब इनने अभी भी इस चीज के ऊपर वर्क करना चालू किया है। तो इन फ्यूचर जब मार्केट बढ़ेगा, जब स्केलेबिलिटी आएगी इस पर्टिकुलर सेक्टर में, देन डीवीज लेबोरेटरी कुड बी द फर्स्ट मूव, कुड गेट अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड बी अहेड ऑफ इट्स कंपटीशन। ओके, पेप्टाइड्स में भी स्मॉल अमाइनो एसिड यूज, थेरेपेटिक एजेंट्स जो भी यूज होते हैं, तो पेप्टाइड्स में पेप्टाइड जो होते हैं कि स्मॉल अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो थेरेपेटिक यूज के लिए यूज होते हैं, तो वो भी डीवीज लेबोरेटरीज बनाता है। उसके अलावा बहुत सारे एडवांसमेंट किए हुए हैं डीवीज लेबोरेटरी ने, और स्केलेबिलिटी के लिए और एफिशिएंसी के लिए बहुत ज्यादा फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड है और बुलिश है रिगार्डिंग द मार्केट की फार्मास्यूटिकल मार्केट इज एट दिस पोजीशन, particularly in a flat position, but later on it will grow exponentially. तो अगर फ्यूचर में ग्रोथ चाहिए तो we have to do the capex so that we can meet the future demand by our supply. Okay, so अभी अब हम बात करते हैं डीवीज लेबोरेटरीज के फाइनेंशियल स्प्लिट की। तो डीवीज लेबोरेटरी का फाइनेंशियल स्प्लिट ऐसा है कि अगर आप देख रहे रहेंगे, ब्लू कलर में जो है वो 44% है विच इज नॉर्थ अमेरिका, 33% है विच इज यूरोप, 9% है which is Asia, and 4% is others. So if you calculate it, sum it out, so it is 90%. So 90% of the sales is coming out of India and only 10% is coming from domestic, which is India. Okay, तो ये एक जो चीज है ये, it's a good thing also and it's a bad thing also. In a more way, it's a if you can see it as a red flag as well, कि जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत सारे हैं, टैरिफ्स हैं, वॉर हो रहे हैं, तो इट कैन इफेक्ट डीवीज लेबोरेटरीज सेल्स रेवेन्यू आउट ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली नो, अमेरिका में टैरिफ्स हैं, यूरोप में वॉर, लाइक यूरोप में बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, बहुत चीजें हो रही है यूरोप में, पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं, तो इट कैन इफेक्ट दिस रेवेन्यू ऑफ द डीवीज लेबोरेटरीज, रेवेन्यू कैन बी श्रिंक। तो ये एक रीजन है कि इट्स अ रेड फ्लैग। अदरवाइज टिल नाउ डीवीज लेबोरेटरी इज डूइंग ग्रेट। एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक चीज है कि इफ एनी कंट्री वांट्स टू बिल्ड बिल्ड अ सेल्फ डिपेंडेंट pharmaceutical industry, it will take them decade to build a particular thing. So इस टाइम पे तो there is no such harm, but obviously if your business is more than like more than 80%, 90% out of India, so it can cause you a problem in future a bit. Okay, इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली 98% रेवेन्यू जो है वो सेल्स से आता है, 2% रेवेन्यू जो है वो अदर इन्वेस्टमेंट से या किसी से आता रहेगा। ये नंबर्स डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट रिपोर्ट्स में, मैंने 98% लिया है बिकॉज विद माय रिसर्च आई गॉट टू नो इट्स 98%, बट इट कैन बी 97, 96, वॉट एवर रिमेनिंग विल बी द अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वन मोर रेड फ्लैग विच आई फाउंड ओवर हियर इज की टॉप 5 प्रोडक्ट एंड टॉप 5 कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट 70 अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ द बिजनेस। सो फाइव प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स में देर इज अ major thing of procurement of anything, raw material, excipient, anything, intermediates maybe. So the thing is कि geopolitical tensions, war like situations में it's very difficult to procure some of the materials. तो इस reason की वजह से it could be a problem कि if any of the raw material procurement has some problem, then DV's laboratory have to face some problem regarding their revenue, because obviously if they don't produce that particular thing, their revenue will be shrink. And if I talk about top 5 customers, so top 5 customer dependency is also a bad thing for DV's laboratory. The reason is कि if any of the customer don't give a deal in future, or any of the customer just stop their operational part or stop their exporting, or any stop purchasing medicines from DV's laboratory, it will be a problem for DV's laboratories. So it is a red flag.
in my analysis कि you cannot depend like you 75% of your revenue come from only this thing, so you cannot be too much dependent on them. So ये एक रेड फ्लैग हो सकता है. अदरवाइज टीवीज लेबोरेटरीज फ्यूचर के लिए तो बहुत बहुत बुलिश है. दे आर डूइंग कैपेस एक्सपांशन न्यू टेक्नोलॉजीज, तो फ्यूचर के लिए काफी बुलिश है. तो एक तरह से हम ये भी समझ सकते हैं, इफ अ giant company like Divi's Laboratory who has an experience of almost 90, if you consider, so it's almost 30-35 years in the market. So they have their mind, they are very focused कि यार फ्यूचर में डिमांड आएगी, then we have to meet the supply. So all over it's a bullish only. ठीक है. तो ये था हमारा डीवीज लेबोरेटरीज का ओवरव्यू. आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा. वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए. लास्ट में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा कि आई एम नॉट सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर और फंड एडवाइजर. सो ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज के लिए, नॉलेज पर्पज के लिए था वीडियो. प्लीज मेरे किसी भी नॉलेज या मेरे किसी भी एनालिसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत दीजिएगा. इफ यू वांट टू इन्वेस्ट, लुक फॉरवर्ड फॉर इक्विटी रिसर्च, सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, वेल्थ मैनेजर और फंड एडवाइजर. दे विल गाइड यू इन अ मच अप्रोप्रिएट मैनर. ओके, सो थैंक यू सो मच. I hope you find it well, and please like and subscribe my video. Thank you so much.